लास्ट क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट किया था, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो हैव यू सीन दिस वीडियो जो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था तुम लोगों को? यस सर। पूरा तो समझ में नहीं आया होगा, बट यू विल गेट सर्टेन आइडिया कि भाई फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सही में इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, है ना। हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझ लेंगे इसको लेके कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्या है। विल डू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और फिजिक्स में तो लोग जैसे कैलकुलस हो जाएगा, हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का और पार्ट भी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, और कैलकुलस का यूज होता है उसमें। यस यानी जो हमारा असाइनमेंट होगा, जो डाउट्स होगा, वो हम लोग लास्ट क्लास में, क्लास के एंडिंग में आके डिस्कस करेंगे, है ना। यस कुछ बच्चों को असाइनमेंट्स या कुछ असाइनमेंट्स मैंने भेजे हैं, है ना, एटॉमिक के। देखो असाइनमेंट 2 से लेके असाइनमेंट 5 या 6 तक भेजा था, है ना। उस असाइनमेंट में भी जो भी डाउट्स होगा वो असाइनमेंट के डाउट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। प्लस एटॉमिक का अगर किसी बच्चों को और भी असाइनमेंट चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना, आई विल सेंड एक्स्ट्रा मोर असाइनमेंट ऑफ एटॉमिक, और बहुत करते रहेंगे ना, एटॉमिक के लिए बहुत कुछ से सॉल्व करने के, है ना। सो सर एटॉमिक के असाइनमेंट में एक्चुअली बहुत सारे डाउट्स पेंडिंग है और क्वेश्चन बैंक की भी डाउट्स है, तो फिर हम पहले डाउट्स कर सकते हैं। पहले डाउट्स करने से ना पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, लास्ट का 15-20 मिनट्स लेक्चर का ही बचा के रखूंगा डाउट्स के लिए, है ना। ठीक है सर। हाँ। और अगर बहुत ज्यादा डाउट्स बचेंगे किसी पर्सनल बच्चे को तो मुझे बताना, मैं उसके साथ इंडिविजुअली जूम के थ्रू कनेक्ट हो सकता हूँ आजकल में, है ना। मैं सिर्फ उस बच्चे के डाउट्स भी ले सकता हूँ, है ना। So as far let's say atomic structure या uncertainty principle is concerned, last class हम लोग देख रहे थे कि it is let's say delta x multiplied by delta x multiplied by delta p is more than equal to h upon 4 pi, है ना। कुछ ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे according to uncertainty principle, then you know it is delta x multiplied by m delta v is more than equal to h upon 4 pi। एक स्टेटमेंट हम लोग और लिख रहे थे, डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज मोर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ना ये सब वो जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना, लास्ट क्लास का पोर्शन। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस हम लोग ऐसा भी लिख पा रहे थे, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी, है ना। फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई भी लिख पा रहे थे। एक रिलेशन अभी लिख लेना जिसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा लैम्डा is approximately equal to lambda square divided by 4 pi। तो लेट्स से ये सब के सब रिलेशन है ना, यू कैन से either you can say this one 1 2 3 4 5, है ना। ये सब के सब लेट्स से डिफरेंट फॉर्म है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, है ना। जैसा ये जो लास्ट वाला है इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे बच्चे कैलकुलस की हेल्प से। एक बार कैलकुलस फिजिक्स में हो जाने दो, हाल फिलहाल उसको याद रखने की कोशिश करना। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा लैम्डा इज अनसर्टेनिटी इन इट्स वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। लास्ट वाला है ना। सो ये एटलीस्ट ये जो मैथमेटिक्स है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, है ना। इस बच्चे इतना लिखा है तुम लोगों ने ये? यस सर। यस सर। ओके। सो
we can just see one of the experiment here, जैसा लास्ट क्लास हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि somehow अगर मैं डेल्टा x को डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा तो ये जो डेल्टा p है ये कहीं हम लोग देख रहे थे कि अगर मैं डेल्टा x को डिक्रीज करने की कोशिश करता तो डेल्टा p इंक्रीज हो जाना था, एंड समहाउ अगर डेल्टा x या यू कैन से डेल्टा p को मैं डिक्रीज करने की कोशिश करता तो डेल्टा x इंक्रीज हो जा रहा था, है ना? Now it is just to understand uncertainty principle further, you can just see one of the hypothetical experiment. तो क्या hypothetical experiment है यहाँ? Suppose this may be, let's say, इलेक्ट्रॉन का मोशन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका ये let's say suppose expected path है, डेल्टा x जो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, इट इज अनसर्टेनिटी या एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन था। याद है कुछ लास्ट क्लास में लिखा था सर, डेल्टा इज सिंबल का मीनिंग है ना, डेल्टा इज अनसर्टेनिटी और एरर इन द मेजरमेंट, है ना। नाउ सपोज दिस मे बी एनी इलेक्ट्रॉन है ना, ये सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन है एंड देन इलेक्ट्रॉन पोजीशन समवेयर लाइक दिस। Now to see this electron, obviously there is no microscope possible in this world from which you can see the electron. Electron is very small, a tiny bit particle. तो हम लोग किसी भी माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, है ना। But suppose if you just try to imagine कि भाई any hypothetical experiment, let's say हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? एक लाइट सोर्स चाहिए, है ना, जो लाइट एमिट करेगा। साथ में इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, मुझे एक माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, एंड ऑब्वियसली यहाँ हम लोग के पास आंख होना चाहिए, है ना, देखने के लिए इलेक्ट्रॉन, है ना। सो बेसिक फिनोमिना जो पहले कभी समझा भी है कि भाई हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख कैसे पाते। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए यहाँ से कोई लाइट आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होता, और ये स्ट्राइक होने के बाद जब हम लोग की आंखों के रेटिना पे आता है तो वी कैन सी कि इलेक्ट्रॉन वहां है ना। ऐसे होता है ना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी कैन सी एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, ऐसा एक बेसिक टर्म पता है ना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए, है ना। नाउ द पॉइंट इज, ये तो हुआ है सिंपली हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते थे। बट इफ यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन हियर, यार ये सपोज कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा वेवलेंथ आया, ऐसा ये लॉन्गर, है ना। मैंने क्या किया कि ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया। वैसे ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है अभी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हुआ है क्या? नो सर। ये जो ग्रीन रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, मैं अगर दूसरा पल्स डालूं तो मे बी पॉसिबल है ना, मे बी पॉसिबल था कि ये मे बी ऐसा इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हो भी जाए, है ना। और मैं अगर लेट्स से थर्ड पल्स यूज करूं तो मे बी ये इलेक्ट्रॉन से फिर से स्ट्राइक ना हो, है ना। तो कैन वी से मुझे कुछ टाइम तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा और मे बी कुछ टाइम इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। सो मैं पूरी तरह से सर्टेन होऊंगा क्या कि इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है कि नहीं है? बेटा सपोज मैंने 100 बार वो एक्सपेरिमेंट करके देखा और मुझे उसमें सिर्फ 25 टाइम्स ही इलेक्ट्रॉन देखा, 75 टाइम्स इलेक्ट्रॉन मुझे देखा ही नहीं वहां, है ना। तो प्रिसाइजली मैं बोल पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन वहां है कि नहीं है? प्रिसाइजली मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? नो सर। हम लोग नहीं बता सकते इस वाले केस में, है ना। बट इफ आई यूज लेट्स से दिस टाइप ऑफ वेवलेंथ एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, सपोज अगर मैं इस टाइप का यूज कर लूं जिसका वेवलेंथ रिलेटिवली शॉर्टर है,
तो डू यू थिंक मैं जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करूंगा शायद मैं इलेक्ट्रॉन को देख पाऊंगा, है ना? हर बार इस वेवलेंथ का या वेव का इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी होगा कंफर्मली, है ना? यार देखो ये किस अच्छे बच्चे ने किया है भाई। सर वो अनोइंग का वो हटा दो। So I'm repeating again, as per this red wavelength is concerned, या red वाला term is concerned, here this consists, let's say, shorter wavelength, है ना? Here it is shorter wavelength, और ये जो green वाला है, I can say in this case I use longer wavelength, है ना? Longer lambda. In the case of longer wavelength, ये जो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और यहाँ जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, तो किसमें कम है और किसमें ज्यादा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? शॉर्टर में कम है, लॉन्गर में ज्यादा है। तो लॉन्गर में अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस ज्यादा होगा, हम लोग सर्टेन ही नहीं हो पाएंगे, और इसमें शायद अनसर्टेनिटी इन पोजीशन रिलेटिवली कम होने वाला है। So it is all about positions, but can we say ये जो shorter frequency wavelength है, it consists high energetic photon. यस सर। है ना? उसका जो एनर्जी होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है ना? So highly energetic photon. अच्छा, जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से आके स्ट्राइक होता, तो डू यू थिंक इट विल चेंज इट्स मोमेंटम? जैसे ये हाई एनर्जी फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से आके स्ट्राइक होता ड्यू टू कॉलिजन, इट विल चेंज इट्स ओरिजिनल मोमेंटम, और मुझे इलेक्ट्रॉन दिखेगा तब जब फोटोन स्ट्राइक होगा, है ना? जब उसका मोमेंटम चेंज हो चुका होगा। तो पहले कितना मोमेंटम था, अब तो मोमेंटम चेंज हो गया है। तो डू यू थिंक प्रिसाइजली मैं बता पाऊंगा क्या कि पहले मोमेंटम कितना था उसका? आई एम रिपीटिंग अगेन, हाई एनर्जेटिक फोटोन स्ट्राइक विद इलेक्ट्रॉन, उसका वो मोमेंटम चेंज कर देता, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो चेंज हो जाता, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है वो चेंज हो जाता, और मुझे फाइनली रिजल्टेंट दिखता है ना फोटोन के टकराने के बाद। तो उसका जो ओरिजिनल मोमेंटम था, ओरिजिनल डायरेक्शन था, इट विल बी टोटली डिस्टर्ब, है ना? तो समहाउ अगर मैंने डेल्टा एक्स को डिक्रीज करने की कोशिश किया होता, तो ये जो डेल्टा पी है ये इंक्रीज हो जाता है ना? और अगर ये लो एनर्जेटिक फोटोन होता इस वाले केस में, low energy photon, once it strike with the electron due to collision, उसका मोमेंटम वो कम चेंज करता। तो प्रिसाइजली शायद हम लोग बता सकते थे कि मोमेंटम पहले भी किस डायरेक्शन में था, है ना? बेटा थोड़ा बहुत ये हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? सर मैं डेल्टा एक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा पी बढ़ जाता है, और डेल्टा पी को मैं डिक्रीज करने की कोशिश करता हूं तो डेल्टा एक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो इससे रिलेटेड ना एक और स्नैपशॉट मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को भेजा है ना, व्हाट्सएप पे भेजा था एक ऐसा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। यस सर। तुम वहां भी थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ सकते हो, बट द पॉइंट इज precisely you can't find out delta x and delta p, precisely you can't find out momentum as well as position. एक बार रफ सा डायग्राम तुम लोग भी ड्रॉ करो, कुछ डाउट्स हो तो पूछना उसमें उससे।
तो simultaneously position as well as momentum of microscopic particle can't be find out, है ना, precisely. As per atomic structure is concerned, तुम लोग इतना भी याद रख पाओगे uncertainty principle के लिए तो it is sufficient. Yes, have you noted down this? 2 minutes. Sir, हाँ बोलो. why are we finding the precise location of the electron? Here it is, let's say it is not only about electron. ये तो बस एक hypothetical experiment था. It is not only about electron, है ना. मतलब Heisenberg से for any object, है ना, for any microscopic object, it is impossible to find out precise position as well as momentum. तो यहाँ जो इस चैप्टर में जो सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ना चाहते हैं, Bohr's, according to Niels Bohr's model, he already calculated precisely distance nucleus से कितना है and velocity कितना है ना. As per this chapter is concerned, सिर्फ उसको समझने के लिए कि भाई Bohr's के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने velocity and radius find out किया है, वो precisely सही नहीं हो सकता है according to uncertainty principle, है ना. हम लोग सिर्फ उसको समझने के लिए हम लोग uncertainty principle पढ़ रहे हैं, है ना. Okay, sir. सर तो ये बोहर मॉडल के लिमिटेशंस में ना. यस बेटा, उसके लिमिटेशन समझने के लिए ही हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है यहाँ, है ना. यस अक्षा, हम लोग प्रिसाइजली पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे कभी भी. लेट्स से इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आल्सो हम लोग प्रिसाइजली पोजीशन नहीं पता करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जरूर कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फ्रॉम दैट वी विल गेट बेटर आइडिया ऑफ एटम, है ना. तो इन द नेक्स्ट मॉडल आल्सो हम लोग प्रिसाइज पोजीशन पता नहीं करेंगे, है ना. यस बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट लिखा तुम लोगों ने, डायग्राम ड्रॉ किया है? यस. एक मिनट से. लोग समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसके बेस पे आते हैं, है ना. विल डू 5 to 6 questions based on this. I hope now understood. और लिखा है बच्चे तुम लोगों ने भी? Yes, sir. Okay. Now the first question based on this is, if let's say uncertainty, if uncertainty in position and velocity is found to be same for, let's say इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल. So if uncertainty in position and velocity is found to be same, then find out, है ना, then find out the value of, let's say, delta P. You can find out the value of delta P in terms of, let's say, H, pi
comma m, something like this, है ना? तो कुछ तो सिंपल ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस ही हैं. If uncertainty in position and velocity is found to be same for electron, then find out uncertainty in momentum. Now, obviously, you have to find out in terms of Planck's constant, mass of electron, pi. Precise calculation करने की जरूरत नहीं है. Yes, जिस बच्चे को आंसर आएगा वो बताएगा भी. But technically यहाँ let's say delta x multiplied by delta p, h divided by 4 pi, नहीं वरुण, ये let's say approximately equal to h upon 4 pi है. Further, it may be written as delta x multiplied by m delta v. हाँ, कुछ तो रूट्स या m, कुछ ऐसे टर्म तो आने चाहिए. This is nothing but approximately h upon 4 pi. Then in the question it is given as delta v and delta x having same magnitude. तो इसकी जगह भी मैं ऐसा ही लिख सकता था शायद, delta v and then m times of delta v should be equal to h upon 4 pi, है ना? The point is delta x की जगह भी हम लोग delta v लिख लें. दोनों जगह अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाता डेल्टा p का स्क्वायर एंड शुड बी इक्वल टू mh डिवाइडेड बाय 4 pi, एंड thus uncertainty in momentum should be equal to root of h divided by 4 pi, है ना? Yes, is it clear? मुझे पास क्वेश्चन में गिवन था कि uncertainty in position and velocity is found to be same. So instead of delta x, you can put delta v there, and then if you multiplied by m on both side, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो बन जाता अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी mh upon 2 pi, and this is effectively uncertainty in momentum comes out to be root of mh upon 4 pi. यस बच्चे, ये क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. लिख भी लिया है ये क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Okay, so the next question based on the same concept, uncertainty principle. Let's say if a ball with, let's say, 200 gram mass is moving with speed of, let's say this may be suppose 10 meter per second. So a ball with 200 gram mass is moving with the speed of 10 meter per second and with precision, so you can say with precision in its velocity up to, you can say, 98%. Then find out uncertainty in its position.
मतलब कोई बॉल है जो 200 ग्राम मास का है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो वेलोसिटी का मेजरमेंट है उसमें प्रिसाइजली हम लोग को पता है कि वो 98% तक प्रिसाइज है ना, जो जो उसके वेलोसिटी का मेजरमेंट है ना. सो यू हैव टू फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन. You have to find out uncertainty in its position. Obviously, your answer has to be in terms of meters. Sir, approximately 0.05. Can we say जो delta v है, uncertainty in velocity, ये 10 मीटर पर सेकंड का कितना परसेंट होगा? Do you think 2%? Do you think ये 2% होना चाहिए? 98% तक तो प्रिसाइजेशन से मुझे पता है ना. Within 2% I has error है ना. So it comes out to be, let's say, 0.2 meter per second है ना. Then I know delta x multiplied by m delta v should be nothing but h divided by 4 pi. Delta x multiplied by mass is 0.2 kg. Velocity का uncertainty is 0.2, should be equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 4 and divided by 3.14. यहां से मेरे पास आंसर प्रिसाइजली मीटर्स में आएगा है ना. जैसे कैन वी से 3.14 and 6.6 कितना हो जाएगा? नियरली 2.2 के आसपास. 2.2 2.1 लिख लें ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. And then it is, let's say, 0.1 and it will be 1.1. यहाँ से फर्दर मैं और लिख सकता था कि यहाँ ये 1 हो जाए तो वो मेरे पास 11 हो जाता. Now 11 divided by 0.8. So यहाँ से मेरे पास डेल्टा x का वैल्यू आ जाता 11 divided by 0.8 into 10 raised to the power minus 34 meters. Comes out to be कितना आएगा ये? 1 यहाँ से जो डेल्टा raised x का to the वैल्यू power minus कितना आ रहा है? 1.3. 13.75 into 10 raised to 1.33. minus. 133 into 10 to the power minus 33 meters. यस बच्चे, ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं फिर से बोलूं, एज पर मैथमेटिक्स इज कंसर्न इट इज रिलेटिवली इजी इन फॉर द लेट्स से दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. मुझे अगर फार्मूला मालूम है तो मैं सीधे सीधे फिर कैलकुलेशन कर ही लूंगा है ना. बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, मॉड्यूल में भी हैं, इवन असाइनमेंट में भी है. जैसे एक असाइनमेंट 1 का ही एक क्वेश्चन में शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ. तो ये क्वेश्चन लिखा तुम लोगों ने 1.33 into 10 to the power minus 33. Yes. Yes, sir. 2 minutes. Done, sir. लिखा? Yes, sir. Okay, so let's say one of the question based on this is, suppose ये क्वेश्चन है जो तुम लोग के असाइनमेंट 1 में भी है ना. A graph is plotted between uncertainty in position and inverse of uncertainty in wavelength for an electron
we get a straight line passing through origin. Calculate the voltage through which electron is accelerated with. तो ऑब्वियसली जो फार्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए, इट इज डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ये लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई है ना? ये टर्म यहाँ यूज करना है तुम लोगों को. सो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू lambda square divided by 4 pi and denominator में मिलता था delta lambda. So here delta x and 1 by delta lambda will be straight line with slope equal to, कितना हो जाता slope इसका? Lambda square divided by 4 pi is slope. यार अब तो आंसर बता सकते हो तुम लोग. यस बच्चे, कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा इसका? हाँ, एक कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका? तो तुम लोग आगे कर पा रहे हो क्वेश्चन? अच्छा, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला भी पढ़ा है तुम लोगों ने? मेरा आवाज तुम लोगों को क्लियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. आवाज आ रहा है सर. So as per, let's say, wavelength of an electron is concerned, you already know its formula is somewhere root of 150 divided by voltage था, है ना? याद है लास्ट क्लास का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? यस सर. अच्छा यार, यहाँ तो फिर क्वेश्चन में आसान है. मुझे जो स्लोप का वैल्यू दिया है, इट इज ऑलरेडी 1 पाई, है ना? जो स्लोप का वैल्यू दिया है, इट इज 1 पाई, which is nothing but lambda squared by 4 pi. It means यहां से जो lambda का वैल्यू है, it comes out to be 2 है ना? अगर यहां से lambda का वैल्यू 2 है, so it is 2 divided by 150 divided by voltage. दोनों ही एंगस्ट्रॉन्ग में है, तो यहां से जो वोल्टेज का वैल्यू होना चाहिए, डू यू थिंक ये 37.5 आ जाएगा? यस सर, 37.5. तो यहां से जो मेरे पास वोल्टेज का वैल्यू है, इट कम्स आउट टू बी 37.5 वोल्ट. Yes, is it clear? So how you got lambda equal to 2 angstrom?
ना, ये वाला फार्मूले से नहीं कर सकते हैं हम लोग। स्लोप का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ये स्लोप गिवन है ना यहाँ, tan थीटा इक्वल टू 1/पाई। अगर Yes, tan sir. थीटा का वैल्यू दिया है 1/पाई एंड स्लोप आना चाहिए था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, तो दोनों को इक्वेट कर लिया, पाई एंड पाई कैंसिल्ड आउट हो गया और लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया। Once you know lambda का value as 2 should be equal to root of 150 divided by voltage. Yes, बच्चे क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो बेटा। सर अभी उसमें वो स्लोप इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई कैसे आया, वो समझ में नहीं आया। अच्छा बच्चे, ये कुछ ऐसा ना, ऐसा आसान सा, जैसा सपोज ये मैंने लिया हुआ है y एक्सेस पे, देखो ना, इसको y एक्सेस पे है ना इस ग्राफ में, डेल्टा x है ना, और Yes, sir. ये वाला पार्ट मेरे पास देखो x एक्सेस पे है। तो डू यू थिंक ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, y इक्वल टू kx, तो स्लोप k ही होगा ना इस स्ट्रेट लाइन का, अगर y इक्वल टू kx है तो। Yes, sir. तो वहां से मुझे मिल जाएगा मुझे किस स्लोप का वैल्यू है, वो लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई है। ओके सर, आ गया। यस बच्चे, किसी और को कुछ डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है, बाकी बच्चे डिस्कस कर ही रहे हैं ना। बेटा किसी को कुछ डाउट? ठीक है। सो इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग एक और क्वेश्चंस कर सकते हैं बस, या एक और फिनोमिना हम लोग समझ सकते थे, है ना। जैसा ये जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है वो कब हुआ है, कौन से ईयर में नियरली, किसी बच्चे को आइडिया है? 1930s में शायद जाता हुआ, मतलब इट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन, है ना, मतलब 100 years बैक बेसिकली, है ना। मतलब ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये जो बोर्ड्स मॉडल है, ये सब पहले है। यस, पारीक्षित को देखो एकदम क्लियरली आइडिया है, 1936 में शायद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है ना। Yes, sir. बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये ना, हीलियम को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते होंगे, जैसा यू नो हीलियम वाज सपोज हीलियम कुछ ऐसा था which has mass number as a 4, atomic number as 2. So do you think helium should be represented as, this may be atom and its nucleus containing 2 electrons in outermost shell? न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते होंगे यहाँ फिर? मास नंबर मुझे 4 करना है ना। 2 protons. बेटा अगर 2 प्रोटॉन होते तो मास नंबर तो 4 आ ही नहीं सकता था। 4 प्रोटॉन। तो शायद मुझे यहाँ 4 प्रोटॉन लेने पड़ते, है ना, मास नंबर बैलेंस करने के लिए। बट अगर हम लोग ऐसा करते तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाता है एटम का? 2 प्लस, है ना। बट अगर न्यूट्रल एटम है तो यू कैन इमेजिन कि लेट्स से सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। सो बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, टू बैलेंस मास नंबर, it is believed that both proton and electrons are
present inside nucleus. Present inside nucleus. So both proton as well as electron should present inside the nucleus, है ना? But this atomic model is failed due to uncertainty principle. This atomic model is failed due to uncertainty principle. कैसे फेल हो सकता रहेगा उसका आइडिया हम लोग समझ लेते हैं, तो देन यू विल गेट बेटर आइडिया कि यार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है ना? अच्छा, ये जो मैं बताना चाहता हूं कि वो समझ में आ रहा है कि भाई इंस्टेड ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन टू बैलेंस मास नंबर, it is believed that instead of neutron there is one proton and one electron inside the nucleus, है ना? इतना समझा है तुम लोगों ने? ये हम लोग देख लेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैसे डिस्प्रूव हुआ। यस सर। अच्छा, मुझे बस ये बताओ कि एज पर दिस न्यूक्लियस इज कंसर्न, इसका जो डायमेंशन है वो कौन से रेंज में होता है? कितने मीटर के रेंज में न्यूक्लियस? -15 -15 10 is to यस, ये 10 टू द पावर -15 मीटर्स के रेंज में होता है ना? नाउ सपोज प्रिसाइजली अगर मैं ये एटम लूं और ये सपोज मेरे पास न्यूक्लियस एंड सपोज मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना चाहता हूं, दिस में बी वाई एक्सेस एंड दिस में बी एक्स एक्सेस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहाँ है मुझे नहीं पता है ना? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहाँ है वो मुझे नहीं पता है, और ये जो डिस्टेंस है वो लेट्स से 10⁻⁻⁻15 मीटर के रेंज में है। तो मैं ये तो जरूर पता कर सकता था कि भाई ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, है ना? ओरिजिन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहाँ है उसका आइडिया नहीं है मुझे, है ना? सो कैन वी से फॉर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनसर्टेनिटी कौन से मैग्नीट्यूड में होगा? कितना अनसर्टेनिटी होगा उसके पोजीशन में? I'm repeating this setup again. Let's say suppose this may be complete atom and nucleus and electron may present in nucleus, suppose, है ना? Electron may present in nucleus, suppose inside the nucleus precisely electron कहाँ है मुझे नहीं पता है ना? तो can we write position of electron? Can we write position of electron inside the nucleus as, मुझे x तो प्रिसाइजली पता है बट ये ±10⁻⁻15 मीटर के रेंज में हो सकता है ना? ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम ओरिजिन, कैन वी राइट x, और ये ±15 मीटर हो सकता है, है ना? सपोज अगर ये डिस्टेंस लेट्स से x मीटर था, न्यूक्लियस का डिस्टेंस है ना? So what is the uncertainty in measurement of position of electron? Can we say जो delta x का वैल्यू है it will be in the range of 10⁻⁻15 मीटर? उस डिस्टेंस के लिए we are uncertain, है ना? I'm repeating again, but inside the nucleus electron कहाँ है हम लोग को नई आइडिया है सपोज। सो अगर मैं उसका पोजीशन इलेक्ट्रॉन का मेजर करने की कोशिश करूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन,
तो मैं इस डिस्टेंस के बारे में अनसर्टेन हूं, है ना, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइजली यहां भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता था। So uncertainty in the position of electron is 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में। अब अगर मैं इसके लिए डेल्टा P लिखूं, which should be more than equal to H divided by 4 pi and delta X according to uncertainty principle. Mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg multiplied by uncertainty in its velocity should be equal to 6.6 into 10⁻⁻34 divided by 4 divided by 3.14 by 10⁻⁻15। तो यहां से मैं डेल्टा V अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी फाइंड आउट करने का आइडिया समझ सकते थे। सो इट विल बी 6.6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 का पावर इंटू 10 का पावर ये हो जाता 15 माइनस 3 ना, 15 minus 3 means 12. This much meter per second. Do you think ये जो स्पीड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ रहा है इस कैलकुलेशंस में, so do you think uncertainty in velocity is even more than speed of light? Yes. है ना, ये C से भी ज्यादा आ रहा है ना। And according to relativity theory of Einstein, no object can have speed more than speed of light, है ना। और ये स्पीड नहीं है यार, ये तो इवन अनसर्टेनिटी इन द स्पीड है ना। And which is impossible, है ना। यस बच्चे, ये आइडिया समझ में आ रहा है क्या है? सर आपने 10⁻⁻15 को ऊपर लिया, 10⁻⁻15 को ऊपर हम लोगों ने ले लिया, इधर 34 था, उधर 31 भी था, है ना। ओके ये सर। 10 का पावर 31, ये 10 का पावर 34, जो -3 बच गया, और 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 बच जाएगा। यस सर, गॉट इट। So simply you can see a small particle such as electron can't be confined. बट हम लोग एक्चुअल स्पीड अक्सर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, हम लोग बस अनसर्टेनिटी इन द स्पीड पता कर सकते थे, है ना। और ये भी दिस इज जस्ट ए थियोरेटिकल एग्जांपल, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन कांट बी प्रेजेंट या कांट बी कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस ओनली। इस एग्जांपल में किसी बच्चे को डाउट हो तो डिस्कस करो उसको। सर अनसर्टेनिटी इन स्पीड मोस्टली मतलब कम होता है, ज्यादा होता है रियल स्पीड से? अनसर्टेनिटी या एरर तो एक्चुअल डेटा से कम ही होना चाहिए ना। मतलब भाई सपोज मेरे पास अगर जैसे एक बॉल वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने किया था कि बॉल मूव हो रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, उसका अनसर्टेनिटी 2% था, है ना। यस Yes, sir. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए, है ना। सो सिंपली यू कैन से इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होके नहीं रह सकता, है ना।
So this model is failed, and eventually after the discovery of neutron, mass number can be balanced with the help of neutron as well as proton. But my point is, due to uncertainty principle in atomic structure, at least इतना आइडिया तो है अब जा, है ना, एटलीस्ट अब इतना आइडिया तो है कि प्रिसाइजली हम लोग मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी फाइंड आउट, है ना, साइमल्टेनियसली. एटॉमिक स्ट्रक्चर में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. किसी बच्चे को इस एग्जाम्पल में कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. सर एक्स ओरिजिन से न्यूक्लियस के सेंटर तक होगा ना? हाँ, मतलब बेटा सेंटर से ले लो या कहीं से भी ले लो, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 के रेंज में एरर होगा, है ना? हाँ सर, लेकिन जो प्लस माइनस लिखा है वहाँ पे 10⁻15/2 होना चाहिए. हाँ बेटा, अगर 2 भी कर लेगी तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ना मेरे पास, मतलब अभी भी ये 10⁻12 के रेंज में ही आएगा ना. ओके सर. हम लोग सिर्फ वो 10 की पावर चेक करना चाहते हैं वैसे ना. वैसे तूने जो बोला है वो सही है, मतलब बेटा इवन जो रेडियस है वो भी तो 10⁻⁻15 के रेंज में ही है ना. बेटा हम लोग ने सिर्फ न्यूक्लियस का रेंज लिखा है, उसका प्रिसाइजली डायमीटर भी नहीं लिखा है ना. यस सर. ओके, थैंक यू. यस, देखो किसी और बच्चे को कुछ ऐसा डाउट है? Okay. So next topic is photoelectric effect. ये आसान भी है. Photoelectric effect. So photoelectric effect is when a metal plate is exposed to electromagnetic radiation. When a metal plate is exposed to electromagnetic radiation with high frequency, when a metal plate is exposed to electromagnetic radiation with high frequency, you can say few electrons may be ejected from metal surface. A few electrons may be ejected from metal surface known as photoelectron. Known as photoelectron. और ये जो फिनोमिना है, the phenomena is known as photoelectric effect. So when a metal plate is exposed to electromagnetic radiation with high frequency, few electrons may be ejected from metal surface known as photoelectrons, and given phenomena is known as photoelectric effect. Yes, can you suggest me who observed photoelectric effect first time?
Can you suggest me the name of scientist who first observed photoelectric effect? It is J.J. Thomson, है ना? J.J. Thomson who observed photoelectric effect first time during discharge tube setup type, है ना? But कोई भी photoelectric effect के जो observations थे उसको explain नहीं कर पा रहा था, है ना? और उसके observation को explain किसने किया? आइंस्टाइन और एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, है ना? ठीक है, तो हम लोग समझ लेंगे क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन ने ऐसा क्या किया कि इसको नोबेल प्राइज मिला इसके बेस पे, है ना? नाउ इफ यू सी कि भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का टेक्निकली मीनिंग क्या हो सकता था, सपोज you can just try to imagine similar type of setup as we have during discharge tube. Suppose this is the similar type of setup as we have discharge tube. This plate may be positively charged plate, suppose, and this plate may be, let's say, negatively charged plate. Suppose it is connected with positive terminal of battery. This may be connected with negative terminal of battery through ammeter, and let's say this. Here, let's say this voltage applied is relatively low voltage. ना ये जो voltage है अभी, let's say it is relatively low voltage. So can we have production of cathode rays here? बच्चा का voltage relatively कम था, No sir. कैथोड रेज होता नहीं होगा, तो सर्किट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता. There will be no deflection in ammeter or galvanometer as there is no production of cathode rays, है ना? बीच वाला एयर आयोनाइज्ड ही नहीं होता, है ना? एयर है वो आयोनाइज्ड ही नहीं होता है. माइक सर क्या है ये? एक मिनट कौन मैं कर. Mic off. सो जो बीच वाला एयर है वो आयोनाइज्ड ही नहीं होता, है ना? So there will be no production of cathode rays. But if this plate is exposed to certain electromagnetic radiation, but if this plate is exposed to certain electromagnetic radiation, few electrons may be knocked out from this surface. Few electron can be knocked out from this surface, and then due to negative repulsion and negative positive attraction, electron will start moving towards positively charged plate. Circuit will be completed, and this phenomena is known as photoelectric effect, है ना? एक बार ये सेटअप समझने की कोशिश करो कि इवन एट लो वोल्टेज सर्किट कंप्लीट हो रहा था, जो गैस था बीच का एयर था वो तो आयोनाइज नहीं होता, है ना? So you can't have production of cathode rays. But if this negatively charged plate is exposed to certain electromagnetic radiation, some electron can be knocked out from the surface. Electrons start moving towards positively charged plate. Circuit complete हो जाता, and this phenomena is photoelectric effect, है ना? As per solar cells are concerned, they are based on the same principle, है ना? हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे ऐसा क्या होता होगा यहाँ. But if this negatively charged plate is exposed to electromagnetic radiation of sufficient high frequency, electron can be knocked out from the surface.
This knocked out electron is known as photoelectron, and this phenomena is known as photoelectric effect. Yes, बच्चे लिखा है तुम लोगों ने इतना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं इसको और मैक्रोस्कोपिक व्यू में हम लोग समझने की कोशिश करें, so this may be suppose any metal surface, and metal surface पे suppose यहाँ कुछ atoms हैं, है ना? Electron may be present here as may be represented suppose like this, and we have equal positive charge, so electrons are relatively bounded with nucleus only, है ना? If an electromagnetic radiation which consists relatively high frequency, if an electromagnetic radiation which consists relatively high frequency, high energetic photon, if this photon strike with electron, it transfer all its energy to electron. अब अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रिलेटिवली बहुत ज्यादा हो जाए, so it can be knocked out from this metal surface. This electron is known as, let's say, photoelectron, है ना? But उसके लिए the energy of photon should be sufficiently high, है ना? इस फिनोमिना के लिए जो फोटोन का एनर्जी है, it should be sufficiently high, है ना? Yes, are you getting my point? Yes. Can you Yes, explain sir. this once again? बेटा मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि अगर मेरे पास ये एक मेटल प्लेट था, इस मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एच न्यू, वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हुआ एंड इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू एस्केप वेलोसिटी, है ना? इलेक्ट्रॉन का अगर काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा हो जाए कि वो उसके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नॉकड आउट ही हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता था, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन. Okay, sir. कुछ कुछ टर्म्स शायद हम लोग डिफाइन कर सकते थे यहाँ, इंक्लूडिंग लेट्स से वन ऑफ द टर्म इज वर्क no, one of the term is, let's say, work function W. So work function may be defined as minimum energy. So work function को हम लोग और टर्म भी लिख सकते थे, जैसा work function, or this may be known as binding energy. It is work function, or it is known as binding energy, or it is known as, let's say, threshold. ऐसे बहुत सारे नाम दे सकते थे. इसका सिंबल हम लोग W भी होता है, या यूजुअली सिंबल इसका phi भी होता है. ये लास्ट वर्क वर्ड क्या लिखा है? फंक्शन या बाइंडिंग, बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना. वर्क फंक्शन, बाइंडिंग एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी. So as per definition is concerned, it is minimum energy required. It is minimum energy required to have photoelectric effect. Minimum energy required to have photoelectric effect on given metal surface. So it is the minimum energy required to have photoelectric effect on given metal surface. Means if H nu is less than W,
there will be no photoelectric effect. And similarly, if h nu is more than equal to W, it may be ejection of photoelectron. So the point is, अगर h nu W से कम है तो पक्का पक्का कोई photoelectric effect नहीं होने वाला है, और h nu more than equal to W है, then it may be photoelectric effect, है ना? अच्छा, मे बी क्यों लिखा है? कंफर्मली होगा कि नहीं होगा? नॉट कंफर्म। अगर वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, है ना? बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम में इक्वली बाउंडेड नहीं है ना। जैसे जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लूजली बाउंडेड है ना? तो ये जो W डिफाइंड है, इट इज फॉर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यू कैन से W is defined for, let's say, most loosely bounded electron. तो अगर मतलब मे बी टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से फोटोन जाके स्ट्राइक हुआ तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं भी हो सकता है ना? यस बच्चे, लिखा है तुम लोगों ने इतना? डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन लाइक दिस? Yes, sir. Okay. Now 7 minutes. Done. Yes, sir, done. अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। So point is, suppose this may be any of the metal plate. Suppose this may be any of the metal plate, and this metal plate is exposed to certain electromagnetic radiation, जिसमें जो फोटोन का एनर्जी है वो सपोज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सपोज, है ना? सपोज ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन्स थे, है ना? So this metal plate is exposed to certain electromagnetic radiation, due to which some photoelectrons may be ejected, और यहाँ से कुछ photoelectrons let's say eject हो गए, है ना? And let's say this photoelectron with kinetic as 8 electron volt, kinetic energy as 11 electron volt, and 7 electron volt as suppose kinetic energy of photoelectron. Now can you suggest me, depending on this data available, can you find out W of metal plate का वैल्यू कितना होगा? How much electron volt? 7. नहीं बच्चे, W is the minimum energy required to knock out the electron. Minimum energy required 9. तो minimum energy required तो 9 electron volt है यार यहाँ, है ना?
मैं 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11 आएगा, है ना। आई एम रिपीटिंग अगेन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव्ड आउट या नॉक्ड आउट द इलेक्ट्रॉन कैन बी मोर देन W, है ना, बट W इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes. क्योंकि जो मिनिमम यूज हुआ है वो 9 यूज हुआ है ना। नाउ लेट्स से इन दिस केस, सपोज अगर मेरे पास एच न्यू का वैल्यू मोर देन W है, इफ एच न्यू इज मोर देन W, तो ये वाला वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए? एच न्यू माइनस W शुड बी इक्वल टू, ये बाकी का एनर्जी कहाँ चला जाना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा काइनेटिक एनर्जी? यहाँ तो बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी हैं। मैक्सिमम जो 11, so you can say, can we write it is, let's say, maximum kinetic energy of photoelectron, मतलब से 11 आना चाहिए यहाँ, है ना। 20 minus 9 should be 11। तो obviously total एनर्जी में से अगर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी आएगा ना मेरे पास, है ना। Yes, बच्चे, are you getting my point? sir. Yes, sir. Yes, So sir. it is maximum kinetic energy, या I can say it is half mv square maximum, है ना। Maximum kinetic energy of photoelectron। अच्छा, जैसे ये एनर्जी था ऐसा ही एक टर्म हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से थ्रेशोल्ड और लेट्स से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसका सिंबल लेट्स से इट इज न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल में बी लेट्स से न्यू नॉट। सो यू कैन से इट इज minimum frequency of electromagnetic radiation which can do, let's say, photoelectric effect, which can do photoelectric effect on metal plate या on given metal plate, है ना, which can do photoelectric effect on given metal plate। So threshold frequency और cut off frequency जिसका symbol may be let's say nu naught is the minimum energy required या minimum frequency of electromagnetic radiation which can do photoelectric effect on a given metal plate। So what should be the relation between W and nu naught? यहाँ W होता था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, न्यू नॉट है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। So can we say W should be equal to H nu naught? Yes. The Planck's effect, है ना, Planck's quantum theory। Yes, yes. W minimum energy required है, nu naught minimum frequency required है ना।
तो मैं शायद ऐसा भी लिख सकता था इसको, h nu minus h nu naught should be nothing but maximum kinetic energy of photoelectron. Instead of W, you can write h nu naught. Instead of W, you can write h nu naught. And again, let's say if nu is less than nu naught, photoelectric effect होगा कि नहीं होगा यहाँ? नहीं होगा. So confirm no photoelectric effect, है ना? Confirmly no photoelectric effect, and if nu is more than equal to nu naught, there is possibility of photoelectric effect, है ना? Possibilities of photoelectric effect. अच्छा, ऐसा मैं ये भी लिख सकता था, HC/λ minus HC/λ naught will be nothing but maximum kinetic energy. और यहाँ जो लैम्डा नॉट है ना, where lambda naught may be, let's say, threshold wavelength. यहाँ जो lambda naught है, it is nothing but threshold wavelength. यस बच्चे, लिखा है तुम लोगों ने? यस सर, इरेस्ट कर दो. एक दो आसान से पहले क्वेश्चंस करना है इसके बेस पे, एंड देन विल सी फर्दर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और हम लोग क्या समझ सकते थे. सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, if maximum kinetic energy of photoelectron is 75% of energy of incident photon. If maximum kinetic energy of photoelectron is 75% of energy of incident photon, और ये जो incident photon है उसका frequency given है, frequency is given as, let's say, 3.6 into 10 to the power 15 hertz. Then find out threshold frequency. Then find out threshold frequency of metal plate. हाँ, कितना है आंसर? 4.8. 4.8 into 10⁻15. 15. नहीं भाई, इससे ज्यादा कैसे हो जाएगा 3.6 से? नहीं, Then 9 into 10⁻14. 9 into 10 का पावर 14, शायद वैसा हो सकता है, वही आंसर भी है ना.
So as per question is concerned, ये आसान ही था कि भाई h nu total energy minus h nu naught, it is nothing but maximum kinetic energy of photoelectron. Further you can write h nu minus h nu naught, and it is 75% of h nu. Nu naught should be equal to, nu naught should be equal to, या h nu naught should be equal to, ये आ जाता 25% of h nu, and nu naught should be equal to 1/4 of nu. It means, which is 1/4 into 3.6 into 10 to the power 15, and comes out to be 9 into 10 to the power 14 hertz. यार जी किया है क्वेश्चन? यस बच्चे, क्वेश्चन लिखा है तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yeah. क्वेश्चन का मीनिंग समझा है? ओके, मैं तुम लोग के साथ एक क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ IIT JEE 2013 का, 2011 का है ना, तो ध्यान से देखना, आसान क्वेश्चन था। Let's say this question is, JEE 2011 का क्वेश्चन है वो, है ना। The work function of some metal is listed below. The number of metals which will show photoelectric effect when a light of 300 nanometer wavelength falls on metal is. यस, मुझे इंटीजर टाइप तुम लोग को आंसर बताना है, या तो आंसर 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। या देखो किसी बच्चे को आंसर शायद 4 आ रहा है, किसी बच्चे को 3 भी शायद आ रहा है। 4, जैसे बहुत सारे बच्चों को शायद 4 आंसर आ रहा है। सो यू कैन आल्सो फाइंड आउट energy of one photon. You can find out energy of one photon. Energy of one photon, which is nothing but let's say hc/λ. ये जो energy of photon था, we know it is hc/λ है ना, hc/λ, and which is approximately we know 12,400 divided by wavelength in angstrom जो हो जाता 3000. So this much of electron volt, which comes out to be कितना आएगा भाई? ये approximately 4.1. 4.1. So it is nearly 4.1 electron volt. ये है energy of photon. अच्छा, 4 photoelectric effect, 4 photoelectric effect, this h nu should be more than 5, है ना? H nu should be more than that of work function.
तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस किस में हो सकता था? लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, मैग्नीशियम में, है ना। इन सब में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता और बाकी किसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता है ना। सो टोटल यहाँ ये जो नंबर होता इट विल बी 4 मेटल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता और बाकी में नहीं होता, है ना। नहीं बच्चे, मानस ये एडवांस का क्वेश्चन था। आईआईटी जेईई एडवांस में ही इंटीजर टाइप आता है ना, मेंस में तो 4 ऑप्शंस वाला आता है। यस बच्चे, समझा तुम लोगों ने क्वेश्चन ये? यस सर। ओके यस सर। टीम ने जो तुम लोग को असाइनमेंट भेजा है जेईई एडवांस वाला, उसमें भी है ये क्वेश्चन, है ना। वो दोबारा से देखने के लिए मिलेगा, सेम क्वेश्चन। नाउ फर्दर यू कैन से according to let's say Einstein, irrespective of energy, irrespective of energy of one photon, है ना। वो चाहे फोटोन कितना भी तोड़ू फोड़ू हो, है ना। So irrespective of energy of one photon, it can knocked out only one photoelectron. Irrespective of energy of one photon, it can knocked out only one photoelectron. And you can say one photoelectron can be ejected. One photoelectron can be ejected by only one photon. तो irrespective of energy of photon, वो बस एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता था और एक फोटोन के बाहर निकलने में बस एक ही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ना। सर तो लास्ट क्वेश्चन में वो रेडिएशंस था क्या? लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा? सर वो रेडिएशंस था कि वो भी फोटोन ही लिखा था उसमें? कोई भी रेडिएशन, मतलब वो तो ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। उसमें तो वो पूछा था ना कौन कौन से मेटल्स पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है ना। So according to Einstein, let's say irrespective of energy of one photon, it can knocked out only one photoelectron, and one photoelectron can be ejected only one photon, ejected by only one photon. फिर यही से ना हम लोग को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का भी सपोर्ट है ना। यू कैन से फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, उसका एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना। या तो उसका एनर्जी h न्यू है या वो 0 है ना। मतलब एक फोटोन 2 फोटोन में ब्रेक नहीं हो सकता है ना, या 3 फोटोन में ब्रेक नहीं हो सकता उसका एनर्जी, है ना। Yes, are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. जैसा एक क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से if a metal plate having, let's say, threshold frequency same as that of
let's say yellow light. If a metal plate having threshold frequency same as that of yellow light, then find out maximum number of photoelectron. Find out maximum number of photoelectron if metal plate is exposed to electromagnetic radiation consists तो लोग देख लेते हैं उसमें कुछ वेवलेंथ या कुछ फ्रीक्वेंसी. सो कंसिस्ट, लेट्स से इट्स A part is it consists suppose 10 photons. It consists 10 photons of indigo light. Similarly, B part is, let's say, 1000 photons of orange light, and this may be suppose 100 photons of yellow light. यस, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सर वो लास्ट में क्या लिखा है? EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन consist of, let's say A option is 10 photon of indigo light, B option is 1000 photon of orange light, C option 100 photons of yellow light. So obviously यहाँ जो threshold frequency है, threshold frequencies correspond to frequency of yellow light. पहले वाला 0 होगा. पहला वाला 0 नहीं होगा बेटा, ऐसा यस, सेकंड वाला 0 होगा. हाँ जैसे ये है ना विबग्योर. सो विबग्योर में ऑब्वियसली येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो इन सब के लिए फ्रीक्वेंसी इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसके लिए फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो फर्स्ट में we know nu is more than nu naught, है ना. फर्स्ट वाले केस में nu is more than nu naught and thus 10, है ना, maximum 10 photons can be there, है ना. Orange light frequency is less than threshold frequency. So this answer should be 0. थर्ड वाले केस में क्या हो सकता था? Now since frequency equal to threshold frequency, we can have photoelectric effect. We can have photoelectric effect, and in this answer should be 100, है ना. मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 100 फोटॉन्स के लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे. यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है, मुझे लगता है शायद बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंटिन्यू करेंगे. विल सी द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल. तो हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं, है ना. अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, विल कंटिन्यू, है ना.